बादशाह का मिजाज अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुतवज्जा हुआ और मुस्कुराती हुए पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मिंदा हुआ। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। बादशाह ने क़फ़ा लगाती हुई कहा, फ़िक्र न करो, मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर ने घुटनी टेक कर आजिज़ी से कहा, ए बादशाह, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी उस बादशाही को देखता हूँ, मेरे दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है। अगर उसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स होता। वज़ीर खामोश रहा। बादशाह ने मुस्कुराती हुई कहा, अगर मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूँ तो? वज़ीर ने घबरा कर देखा और आजिज़ी से कहा, ए बादशाह, ये कैसी मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन अपनी मुशीर को बुलाया और उसी दो हुक्मनामा लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहली हुक्मनामा में उसकी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर की हवाले कर दी जाए। दूसरी हुक्मनामा में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का हुक्म दिया। वज़ीर दोनों हुक्मनामों पर हैरान रह गई। बादशाह ने हुक्मनामों पर अपनी मुहर लगाई और वज़ीर की आंखों में दिखती हुई कहा, तुम्हारी पास 30 दिन हैं। आपको उन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। अगर आप कामयाब हो गई तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और आपको आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर आप नाकाम हो गई तो पहला हुक्म मनसूख कर दिया जाएगा और दूसरी हुक्म के मुताबिक आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने फिर कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर लिखने लगा। बादशाह ने कहा, इंसानी ज़िंदगी के सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बादशाह ने फिर कहा, दूसरा सवाल ये ही कि इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? बादशाह ने फिर कहा, तीसरा सवाल, इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने फिर तबल बजवाया और बुलंद आवाज़ से कहा, अब आपका वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर ने दोनों अहकामात उठाई और दरबार से चला गया। उन्होंने उस शाम मुल्क भर से दानश्वरों, अदीबों, मुफक्किरों और ज़हीन लोगों को इकट्ठा किया और उनके सामने अपने सवाल रख दिए, लेकिन वो कोई राय कायम न कर सकी। वज़ीर ने अगले दिन दानश्वरों की तादाद बढ़ा दी, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोगों की तादाद में इजाफा करता रहा, लेकिन उसी कोई तसली बख्श जवाब न मिल सका, यहाँ तक कि वो मायूसी की आलम में दारुल हुकूमत से बाहर चला गया। वज़ीर ने पूरी मुल्क में सवाल उठाया, लेकिन तसली बख्श जवाब न मिल सका। वो शहर और गांव पढ़ता रहा। शाही लिबास पहटा हुआ था। पगड़ी ढीली होकर गर्दन मीन लटक गई थी। उसकी जूती पहटी हुई थी और उसकी पाँव में छाली पड़ गई थी। यहाँ तक कि उसकी मोहलत का आखिरी दिन आ गया। उसी अगली रोज़ बादशाह के दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और उसकी लाश शहर की मरकज़ी पुल पर लटका दी जाएगी। वज़ीर मायूसी की आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादियों में पहुंचा। आबादी की सिरी पर भिखारियों की झोपड़ी थी। वो गिरता पड़ता आखिरकार उस झोपड़ी तक पहुंच गया। फ़कीर पानी में सूखी रोटी डुबो कर कहा रहा था। पास ही दूध का प्याला रखा था, जिसमें से भिखारी का कुत्ता दूध पी रहा था। भिखारी ने वज़ीर की हालत देखी, मुस्कुराया और बोला, जनाब, आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंच गई हैं। मेरे पास आपके तीनों सवालों के जवाब हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? भिखारी ने सूखी रोटी के टुकड़ी प्लेट में रखी, मुस्कुराया, अपनी बोरी उठाकर वज़ीर से कहा, इधर देखो, समझ जाओगे। वज़ीर ने नीचे देखा। बोरी के नीचे एक शाही चादर थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीबी वज़राह को तोहफ़े में देता था। फ़कीर ने कहा, आलीज, मैं भी उस सल्तनत का वज़ीर था। एक दफ़ा मैंने भी आपकी तरह बादशाह से अपनी ख्वाहिश का इजहार करके गलती की थी, लेकिन अब नतीजा आप खुद देख लें। फ़कीर ने सूखी रोटी का एक टुकड़ा उठाया और उसे खाने के लिए दोबारा पानी में डुबो दिया। वज़ीर ने अफसुर्दगी से पूछा, क्या आपको भी जवाब नहीं मिला? फ़कीर ने हंसकर जवाब दिया, मेरा मामला आपसे मुख्तलिफ था। मुझे जवाब मिल गया था। मैंने बादशाह को जवाब सुनाया। मैंने आधी सल्तनत का हुक्म फाड़ दिया। बादशाह को सलाम किया और इस झोपड़ी में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर को हैरत हुई,
لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت صرف جواب تلاش کرنے کا وقت تھا۔ تو وزیر نے بھیکاری سے پوچھا، کیا تم میرے سوالوں کے جواب دے سکتے ہو؟ فقیر نے ہاں میں سر ہلایا اور جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کے جواب مفت دوں گا، لیکن تیسرے جواب کے لیے آپ کو پیسے ادا کرنا ہوں گے۔ وزیر کے پاس شرط قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ فقیر نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، کوئی شخص کوئی بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے توقف کیا اور کہا، انسانی زندگی کا سب سے بڑا فریب زندگی ہے، ہم میں سے ہر ایک ابدی زندگی کے فریب میں ہے۔ بھیکاری کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر عقیدت مند ہو گئے۔ اب اس نے تیسرے جواب کے لیے بھیکاری سے شرط مانگی۔ فقیر نے ہنستے ہوئے کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کو دیا اور کہا، میں تیسرے سوال کا جواب نہیں دوں گا جب تک تم یہ دودھ نہ پیو گے۔ وزیر کے ماتھے سے پسینہ ٹپک پڑا۔ اس نے بیزاری سے پیالہ زمین پر رکھ دیا اور وہ کسی قیمت پر کتے کا بچا ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ بھیکاری نے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس 2 راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر اتار دے گا، یا تم یہ آدھا پیالہ دودھ پیو گے اور تمہاری جان بچ جائے گی اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ گے، لیکن فیصلہ بہرحال آپ پر ہے۔ وزیر الجھن میں تھا۔ ایک طرف اس کی جان اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچا ہوا دودھ تھا۔ وہ اس وقت تک سوچتا رہا جب تک جان و مال جیت نہ گیا اور عزت نفس ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور گھونٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ فقیر نے ہنس کر کہا، دیکھا، انسان کی سب سے بڑی کمزوری خواہش ہے جو اسے کتے کا بچا ہوا دودھ بھی پینے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے بادشاہت کا حکم پھاڑ کر اس جھوپڑی میں بٹھا دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں جتنا زیادہ زندگی سے دھوکا کھاتا رہا اور موت کو جتنا بھولتا گیا، اتنا ہی میں خواہشات کی دلدل میں دھستا چلا جاؤں گا، اور مجھے ہر روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے خواہشات کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ تو میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان 3 حقیقتوں کو جان لیں، آپ کی زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر نے شرمندگی اور خودترسی کا تحفہ لیا اور بھیکاری کی جھوپڑی سے نکل کر محل کی طرف چل دیا۔ جوں جوں وہ محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کی شرمندگی بڑھتی جا رہی تھی، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کے سینے میں خوفناک درد پیدا ہوا۔ وہ گھوڑے سے گرا، ایک لمبی ہچکی لی اور اس کی روح پرواز کر گئی۔